रत्ना ने जैसे ही दरवाजा खोला, राजेश ने अपना बैग पटका और खींचकर तमतमाते हुए रत्ना को मारने को जैसे ही आगे बढ़ा, रत्ना ने हाथ खींचकर दो तमाचे राजेश के गाल पर जड़ दिए और झटके से उसको दरवाजे से दे मारा। बहू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे पर हाथ उठा? यही अकल सिखाई है तुझे तेरे उन भीख मंगे बाप ने? अरे, शादी को एक हफ्ता हुआ नहीं कि तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। दो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी और तेरे उन फटीचर माँ बाप की। इतना कह दांत पीसते हुए मंजू जी ने रत्ना की चोटी पकड़ ली कि तभी अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज से मंजू जी वहीं पास पड़े सोफे पर गिर पड़ी। खबरदार सासू माँ, अगर अब दोबारा मेरे माँ बाप पर इल्जाम लगाने या मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो आज तक मेरे माँ बाप के संस्कार ही थे जो अब तक मैं तुम लोगों की हर ज्यादती बर्दाश्त करती आई। वरना आप अच्छे से जानती हैं कि मैं जूडो कराटे में चैंपियन रह चुकी हूँ और पहले दिन ही तुम लोगों के एक एक थप्पड़ का हिसाब अब सबको सहित लौटाती। लेकिन नहीं, मेरी मम्मी पापा ने सिखाया था कि बेटा, हमेशा अपने रिश्तों को मान सम्मान देना, लेकिन अगर तुम्हारा कोई गलत इस्तेमाल करे तो पलट कर जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। आप लोगों ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। क्या सोचकर गरीब घर की बहू लाई थी सासू माँ कि आप उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगी वह चुपचाप सह लेगी? वह जमाना बीत गया जब लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत के लिए ससुराल वालों की ज्यादतियां सहती रहती थी। आज बहुएं अपने हक के लिए लड़ भी सकती हैं और समय रहते ससुराल वालों को पलटकर जवाब भी दे सकती हैं। गलत छत्ते में हाथ डाल दिया सासू माँ, आप लोगों ने बड़ी भूल कर दी। इस गरीब घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर अब यही गरीब घर की बेटी तुम सबको नाक से पानी नहीं पिला दिया तो मैं भी अपने माँ बाप की औलाद नहीं। बस कुछ देर और इंतजार कीजिए। मेरे मम्मी पापा उन लोगों के साथ आप लोगों का जोश जोर शोर से स्वागत करेंगे। बहू का ऐसा रूप देखकर माँ बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमेशा चुपचाप रहने वाली बहू का यह रूप देखने को मिलेगा, उन्होंने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मंजू और उनका बेटा यह सोच सोचकर हैरान हो रहे थे कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। मंजू जी तो उस दिन को कोस रही थी जब उन्होंने बेटे से बहू के साथ रहने की जिद की थी। देख राजेश, तुमने जबरदस्ती मुझे उस लड़की रत्ना को पसंद करने को कहा है, मैंने कर लिया। अब जैसा जैसा बोल रही हूँ, अगर लड़की वालों ने वैसा नहीं किया तब तो कोई बात नहीं है, वरना जिंदगी भर मेरे मन में रत्ना एक टीस बनकर रह जाएगी। और तुमने क्या सोचा है कि शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहोगे और अपनी माँ को यहाँ इस छोटे से शहर में छोड़ दोगे? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया? मंजू जी अपने बेटे राजेश से कहती हैं। राजेश बोला, माँ, अगर आप हमारे साथ चलना चाहती हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर माँ, एक बात मैं कह देता हूँ, मुंबई में अगर आप ये चाहेंगी कि आपकी बहू कुर्ती सलवार और साड़ी पहनकर रहे तो ये मुश्किल है। वहाँ के हिसाब से उसे कपड़े पहनने की आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। माँ, आप जानती हैं रत्ना मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, पर उससे कभी किसी बात का घमंड नहीं है। वो नौकरी भी करती है, परंतु बहुत सादे ढंग से रहती है। देखिएगा, वो आपको भी अच्छी लगेगी। मंजू जी ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि इकलौता बेटा है, उसकी शादी तिलक दहेज लेकर करेंगी। जबकि राजेश की भी उम्र करीब 35 साल हो गई थी, उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से रत्ना उसे पसंद आई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और रत्ना ने भी सोचा था कि वो एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। इधर मंजू जी को भी लगा कि बेटे के लिए अब अच्छे रिश्ते आने बंद हो गए हैं, तो यही रिश्ता ठीक रहेगा। विवाह के बाद मंजू जी भी बेटे के साथ रहने मुंबई उसके साथ चल पड़े। अब दोनों नए नए जोड़े थे तो रास्ते में खूब हंसी मजाक और बातें भी कर रहे थे। राजेश का हंसमुख स्वभाव ही रत्ना को पसंद आया था। वो मंजू जी को ज़्यादा अच्छी तरह से जानती नहीं थी, क्योंकि शादी से पहले वो उनसे मिली नहीं थी। सब मुंबई पहुँचे। उस रात को ज़्यादा कुछ करना नहीं था तो बाहर से खाना मंगवा कर खाया सबने और सो गए। अगले दिन रत्ना सुबह 7 बजे जगी और पहले घर की साफ सफाई की, फिर मंदिर की सफाई खत्म करके नहाकर पूजा की। रत्ना ने एक हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी। थोड़ी देर बाद मंजू जी जगी
और रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। रत्ना ने जाकर उनके पैर छुए पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाने लगी। रत्ना बोली, अरे मम्मी जी, मेरी होते हुए आप रसोई में क्यों काम कर रही हैं? ठीक है, अगर आपको कुछ बनाना है तो बना लीजिए, आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं? मंजू जी ने बड़े तीखे स्वर में कहा, चल ठीक है, आजा, देखो तेरी माँ ने तुझे क्या क्या सिखाया है। रत्ना ऐसे शब्द सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने अपने घर में कभी भी ऐसे शब्दों का उच्चारण ना किया था, ना सुना था। उसे लग रहा था मानो वो किसी टीवी सीरियल की सास से रूबरू हो रही है। रत्ना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसे ये पता नहीं था कि आखिर अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो वो उनके साथ अपनी माँ जैसा व्यवहार कर रही थी। रत्ना ने उन्हें बिना कुछ जवाब दिए काम करना शुरू कर दिया और सब्जी काटना चालू की। मंजू जी आई, उसके हाथ से चाकू लेकर बोली, तुम्हें तुम्हारी माँ ने सब्जी काटना भी नहीं सिखाया? चलो हटो, कुछ नहीं आता है तुम्हें। ना जाने मेरे बेटे को तुम में क्या दिखा, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। रत्ना की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और जाकर राजेश को सारी बात बताई। राजेश बोला, तुम तो जानती हो हमारी शादी का सारा भार माँ ने अपने कंधों पर ले रखा था। हो सकता है थक गई होंगी, फिर रास्ते की थकान इसी वजह से चिड़चिड़ी हो गई होंगी। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। एक हफ्ता छुट्टी ली हो, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे बाद मंजू जी ने राजेश को आवाज लगाई और बड़े प्यार से बेटे को परोस कर नाश्ता दी, उसका टिफिन का डब्बा दी और उसे ऑफिस विदा किया। राजेश भी अपनी माँ के पैर छूकर उसे बाय बोला, परंतु रत्ना की तरफ उसने एक बार देखा तक नहीं। इस बात का रत्ना को बहुत बुरा लगा और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इधर मंजू जी बचे हुए खाने को अपनी थाली में लगाई और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके खाने लगी। रत्ना को बहुत हैरानी हुई कि माँ तो माँ होती है, फिर मंजू जी ने एक बार भी रत्ना से नाश्ते के लिए क्यों नहीं पूछा। फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं, वही पूछ लेती है। जब वो रसोई में गई तो देखा कुछ भी नहीं है। उसने सोचा सास से पूछ कर कुछ बना लेगी, फिर दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगी। रत्ना ने उनके कमरे के बाहर जाकर दस्तक देने लगी। उन्होंने अंदर से कहा, क्या हुआ, क्यों धक्का दे रही हो? क्या दरवाजा तोड़ना है? मेरे बेटे ने बड़ी मुश्किल से ये घर लिया है, कोई उसे दहेज में नहीं मिला है। रत्ना बोली, मम्मी जी, मैं आपके लिए कुछ बना दूं, क्योंकि नाश्ता करने का समय हो गया है। मंजू जी बोली, नहीं, मुझे इतनी जल्दी खाने की आदत नहीं है, मैं नहा धो कर ही कुछ खाती हूँ, मुझे अभी आराम करने दो और जाओ यहाँ से। रत्ना सोची 1 घंटे आराम करेंगी, फिर नहाकर फ्रेश हो जाएंगी, तब मिलकर दोनों कुछ खाएंगे। देखते देखते दोपहर के 2 बज गए। रत्ना के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसे लग रहा था सास ने कुछ खाया नहीं तो कैसे वो कुछ खा ले। उनके व्यवहार की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा जाकर पूछे। उसने राजेश को फ़ोन किया और बोली, राजेश, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। मैंने सोचा था मम्मी जी के साथ मिलकर खाऊंगी, पर वो हैं कि कुछ बोल नहीं रही हैं। क्या मैं चाय बनाकर पी सकती हूँ? राजेश बोला, क्या मेरी माँ सुबह से भूखी प्यासी है और तुम्हें चाय की पड़ी है? अभी कभी जाओ और उसे खाने के लिए मनाओ, शायद तुम्हारी किसी हरकत की वजह से मम्मी नाराज होंगी, इसीलिए वो खाना भी नहीं खा रही हैं। अभी तुरंत से तुरंत जाकर मेरी माँ को मनाओ। रत्ना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। उसने तो कुछ कहा भी नहीं है, फिर उसकी सास उससे नाराज क्यों रहेंगी? सास तो सास, पति भी ऐसा रूखा व्यवहार कर रहा था, इसकी तो उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। बहुत हिम्मत करके करीब 3 बजे अपना पेट पकड़कर रत्ना मंजू जी के कमरे के पास गई तो कमरा खुला था। वो उनके पैरों के पास जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी, आपको भूख नहीं लगी है? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप कहो तो चाय बना कर लाऊं? मंजू जी चिल्ला कर बोली, इसीलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। दरवाज़ा खुलेगा नहीं, फिर तुम परेशान करने आ जाओगी। कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे आराम करने दो, कुछ नहीं खाना है मुझे। एक ही बात तुम्हें समझा समझा कर मैं थक गई हूँ, अब आने दो राजेश को।
तभी बात करूंगी। रत्ना की आंखें भर आई। उसने बड़े ही करूण स्वर में कहा, मम्मी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप कहो तो एक कप चाय बनाकर पी सकती हूँ। मंजू जी बड़े तीखे सदमे में बोली, मैंने तुम्हें चाय पीने से मना किया है, जो करना है करो। इतना कहकर वह मुंह घुमाकर सो गई। रत्ना रोते हुए रसोई में गई, एक अपने लिए एक कप चाय और 2 बिस्किट लेकर पीने लगी। चाय तो मीठी थी, पर उसके आंसुओं उसे नमकीन कर रहे थे। बैठे बैठे इंतजार करने लगी थी कब राजेश आएंगे और कब ये झमेला खत्म होगा, क्योंकि भूख से उसकी पीठ और पेट एक हो रहे थे। करीब 7:30 बजे राजेश घर आया। आते ही अपनी माँ के कमरे में गया। रत्ना से उसने एक बार नहीं पूछा कि उसने कुछ खाया या नहीं, बस माँ के कमरे में गया, दरवाजा बंद किया। करीब आधे घंटे तक दोनों ने न जाने क्या बातें हुई। अचानक से राजेश की आवाज आई, रत्ना किधर हो, इधर आओ तुम। रत्ना भागती हुई अपने कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे में गई और बोली, हाँ राजेश बोलिए, क्या हुआ। मम्मी जी अब कुछ खाएंगी क्या, कुछ बनाऊं। वो बोला, अगर तुम्हें मेरी माँ की चिंता होती तो अब जाकर तुम ये बात पूछ रही हो, पहले क्यों नहीं पूछी। क्या तुम्हारी माँ ने सचमुच तुम्हें कुछ नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। मेरी माँ यहाँ भूखी प्यासी बैठी हैं और तुम अपने कमरे में आराम कर रही हो। रत्ना अपनी आंखें भरकर बोली, राजेश मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। मम्मी जी से पूछकर बस एक कप चाय पी हूँ, और मैं तो सुबह से इनसे पूछ रही हूँ कि क्या खाएंगी, पर ये कुछ कह नहीं रही हैं। मंजू जी बेटे की तरफ देखी और अपनी रोनी सूरत बनाकर बोली, देखा बेटा, इसकी माँ ने यही सिखाया है कि अपने पति और सास को उल्टा जवाब दे दो। आज तक हमारी परिवार में किसी औरत ने अपने बड़ों को पलट का जवाब तक नहीं दिया, और ये तो आते ही शुरू हो गई। रत्ना चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रोए जा रही थी। राजेश उसे घूरते हुए बोला, जाओ जाकर मेरी माँ के लिए एक कप चाय और एक गर्मा गर्म पराठा बनाकर लाओ। सुबह से मेरी माँ भूखी है। तुम्हें तो मेरी माँ की कोई चिंता ही नहीं है। रत्ना बोली, मम्मी जी ने ही कहा था कि बिना पूजा पाठ किए वो खाना नहीं खाती हैं, फिर कैसे। राजेश अपनी जगह से उठा और रत्ना को एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, अभी माँ ने समझाया था कि उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, फिर तुमने वही किया। रत्ना सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या ये वही राजेश है जो उससे बेइंतहा प्यार करता था और हर समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था। रत्ना के तो मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो रसोई में गई, चाय और पराठा बनाकर मंजू जी के कमरे में दे आई, फिर रोते हुए अपने कमरे में बैठ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ उसका पति ऐसा व्यवहार करेगा। थोड़ी देर बाद मंजू जी ने फिर से रत्ना को आवाज लगाई। रत्ना जब गई तो मंजू जी क्रोध भरे स्वर में बोली, ये लड़की, तुम में इतनी समझ नहीं है कि तुम्हारा पति थक हार के घर आया है तो उसे खाने और कुछ पीने के लिए पूछे, ये भी क्या अब मुझे बताना पड़ेगा। रत्ना ने रसोई में जाकर राजेश के लिए चाय बना कर दी। मंजू जी के कमरे में दोनों माँ बेटे बातें करने लगे और चाय पीने लगे। फिर थोड़ी देर बाद रत्ना को आवाज लगाकर राजेश बोला, रत्ना मैंने चाय पी ली है, बर्तन रसोई में जाकर रख दो। रत्ना को बहुत दुख हो रहा था कि सास का तो समझ में आता है, पर राजेश तो उसे पहले से जानता है। उसने भी एक बार नहीं रत्ना से पूछा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं। वो वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। करीब 8 बजे मंजू जी रसोई में गईं और बेटे को सुनाते हुए बोली, राजेश तुम्हें जो खाना है बताओ, मैं बना दूंगी, पर ध्यान रखो मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए बनाऊंगी। बाकी के लोगों को अगर भूख लगे तो अपने लिए बना ले। रत्ना चुपचाप वहां बैठी उनकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद मंजू जी ने बेटे के साथ बैठकर डिनर किया और जाते हुए रत्ना को सुनाई, जाओ अपने लिए कुछ बनाकर खा लो। इतना कहकर वो बेटे के साथ कमरे में चली गई। रत्ना को अपने पति का व्यवहार बहुत ही अजीब लगा। फिर उसने जाकर अपने लिए 2 रोटी बनाई। खाते खाते उसे 11 बज गए। फिर रसोई का सारा काम करके वो अपने कमरे में चली गई। दोनों माँ बेटे देर रात तक टीवी देख रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। राजेश को एहसास भी नहीं था कि उसकी पत्नी अकेली कमरे में बैठी रो रही है।
वो सोच रही थी कि क्या ऐसा होता है प्रेम विवाह। मैंने तो ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। फिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। करीब आधे घंटे बाद राजेश कमरे में आया। रत्ना उसके पास जाकर बोली, राजेश, आखिर मैंने गलती क्या की है? आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? राजेश बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बहुत थक गई थी, इसीलिए तुम्हें कुछ सुना दी होंगी। तुम तो जानती हो, तुमसे शादी मैंने माँ के खिलाफ जाकर की थी, और आते ही तुम्हारा पक्ष लेने लगूंगा तो माँ को लगेगा मैं जोरू का गुलाम बन गया हूँ। थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि माँ को कभी उल्टा जवाब मत देना। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। इतना कहकर वो दूसरी तरफ सो गया। रत्ना को एक पल को लगा शायद राजेश सही कह रहे हैं। मम्मी जी अकेली औरत जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी की सारी व्यवस्था देखी, हो सकता है वो थक गई होंगी। यही सोचकर रत्ना भी सो गई। अगले दिन मंजू जी अपने कमरे में ही थी। रत्ना जागी, सारी साफ सफाई करके पूजा पाठ करके रसोई में काम करने चली गई। जब उसने देखा कि मंजू जी नाश्ता बनाने नहीं आई हैं, तो वो खुद बनाने लगी। बर्तनों की आवाज़ सुनकर मंजू जी आई और बोली, ए लड़की, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं आराम कर रही हूँ? तुम जानबूझकर बर्तनों को पटक रही हो। रसोई से निकलकर हॉल में आई, फिर चिल्लाने लगी, राजेश, ओ राजेश, कहाँ है? राजेश अपने कमरे से निकलकर आया और बोला, क्या बात हो गई माँ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? मंजू जी बोली, तुम्हारी पत्नी ने तो मेरा धर्म भ्रष्ट करके रख दिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं मंगलवार के दिन अंडा नहीं खाती? उसने तो सुबह सुबह अंडा बना दिया। बोलो उसे रसोई साफ करे, मुझे तुम्हारे लिए और अपने लिए नाश्ता बनाना है। राजेश ने रत्ना की तरफ देखा। रत्ना बोली, मैं अभी तुरंत रसोई साफ कर देती हूँ। और फिर उसने फटाफट पूरी रसोई साफ की। हर रोज की तरह उन्होंने अपने बेटे को टिफिन पैक करके दिया और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गईं। राजेश ने रत्ना की तरफ देखा भी नहीं। ये बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। अगले दिन उसने अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताई। उसकी माँ बोली, एक बार जब तुम्हारी सास कमरे में आराम से बैठी हूँ, तब उससे जाकर नाराजगी का कारण पूछना। उन्होंने तो कहा था कि हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। फिर तुम्हारे साथ वो ऐसा दोहरा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार पूछ कर तो देखो कि वो नाराज क्यों हैं। अगले दिन दोपहर में जब मंजू जी अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी, तो रत्ना उनके पास जाकर उनके पैरों को पकड़कर बोली, मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, पर आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं कितने सपने लेकर अपने साथ आई थी। आखिर आप मुझे बताएंगी नहीं कि कारण क्या है और आप किस बात से मुझसे नाराज हैं? तो मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत देर पूछने के बाद मंजू जी उठकर बैठी और बोली, तुम्हारे माँ बाप ने कहा था हम दहेज नहीं देंगे, पर किसी चीज की कमी भी नहीं होने देंगे। शादी धूमधाम से करेंगे। अरे मेरी एक ही बेटी है, उसे बस एक पल्ला साड़ी और एक छोटा सा कान का कुंडल देकर विदा कर दिया। मेरे सभी रिश्तेदारों को अच्छे कपड़े तक नहीं दिए। आखिर मेरा इकलौता बेटा था, मैंने भी उस पर कितना खर्च किया था। बदले में तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया? रत्ना चुपचाप उनकी सारी बातें सुनती गई और वो एक एक कमी गिनवाती गई। आखिरकार रत्ना बोली, मम्मी जी, मेरे माता पिता ने अपनी औकात के हिसाब से बहुत खर्च किया था, और आप जानती हैं, राजेश ने जो जो कहा था वैसे वैसे ही उन्होंने सारे खर्च किए हैं। फिर आप ये पुरानी बातें यहाँ क्यों कर रही हैं? मैं भी नौकरी करती हूँ। माँ ने सिखाया था कि आप माँ जैसी हैं। मैंने सोचा जो कुछ मुझे माँ ने नहीं सिखाया, सास सिखा देंगी। क्या माँ ऐसे सिखाती हैं? मंजू जी गुस्से से बोली, हे लड़की, तू मेरी बेटी नहीं है जो मैं तुझे सिखा दूंगी। बहू बनकर आई हो तो बस जिम्मेदारी उठाना सीखो, और ये नौकरी का धौंस मुझे मत दिखाना। आने दे मेरे बेटे को, तुझे हाथ पकड़कर बाहर निकलवा दूंगी। रत्ना के सब्र का बांध टूट चुका था। वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बोली, अब बस बहुत हुआ। आपने मेरे रिश्ते का अपमान किया, मेरे माँ बाप के बारे में भला बुरा कहा। मैं सुनती रही। मुझे बेटी तो छोड़िए बहू भी नहीं समझी, और मैं सोचती रही कि आप भी तो माँ हैं, पर आपकी कथनी और करनी में तो
बहुत फ़र्क है। अपनी बेटे के सामने आप कुछ और बनती हैं, मेरे सामने कुछ और। खाना खाकर अपने कमरे में सो जाती है और बेटे तो कहती हैं कि आप सुबह से भूखी हैं। अरे आप कैसी माँ हैं, जो अपने सामने अपनी बहू को भूखा देखकर भी आपका कलेजा नहीं पसीजा। मंजू जी बोली, अभी राजेश को फोन करती हूँ। रत्ना बोली, शायद इसी व्यवहार के कारण आपका बेटा इतने दिनों से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि आप अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ बांट ही नहीं पाएंगी। सास क्यों भूल जाती है कि शादी के बाद बेटे से माँ का अधिकार नहीं खत्म होता, बल्कि एक और नया रिश्ता जुड़ता है। अरे बेटे के साथ तो बहू पर भी आपका अधिकार था, पर नहीं, आपको तो राज करना है, रिश्ते थोड़ी बनाने हैं। पर मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना। इतना कहकर रत्ना अपने कमरे में चली गई। मंजू जी ने बेटे को फोन किया, खरी खोटी सुनाई और उसे जल्दी आने को कहा। राजेश कुछ घंटे में ऑफिस से आया और बोला, मेरा जीना हराम करके रख दिया है। मैं नौकरी करूंगा या तुम सास बहू के झगड़े सुलझाऊंगा। रत्ना कहाँ हो, तुरंत इधर आओ। रत्ना सामने गई और बोली, पहले तो आवाज नीचे करके बात करो। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, और अपनी माँ के साथ ही अगर तुम्हें जीवन काटना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? और आप अगर अपने बेटे के साथ ही अकेले बुढ़ा करके अकेले ही रहना है तो रहिए आप लोग। इतना कहकर रत्ना सामान समेटी और ऑफिस के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई। 2 दिन बाद राजेश ने रत्ना की माँ को फोन करके सारी घटना बताई तो रत्ना की माँ ने भी सारी सच्चाई बताई। राजेश को यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ उसके साथ दोहरा खेल खेल रही है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप क्या चाहती हैं, मैं जीवन भर अकेला रहूं? अरे वो लड़की काम धाम छोड़कर आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहती थी। आपने तो मुझे भी कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा। चलिए ठीक है, अब मैं जीवन भर किसी के साथ रिश्ते में नहीं बंधूंगा और अकेला ही रहूंगा। अब राजेश ना ठीक से खाता, ना अपनी माँ से बात करता, चुपचाप रहता था। ये बात मंजू जी को अंदर ही अंदर खाने लगी। मंजू जी ने रत्ना की माँ को फोन किया और सारी बात बताई। रत्ना की माँ ने कहा, समधन जी, जब हम बहू या दामाद लाते हैं तो अपने बच्चों को उससे बांटते नहीं है, बल्कि नया रिश्ता भी बनाते हैं। आपको ये समझना होगा कि बेटा तो आपका है, वो बहू भी आपकी ही है। मंजू जी को एहसास हुआ कि अपने अहम के कारण वो अपने बेटे की बसी बसाई जिंदगी उजाड़ रही हैं। फिर वो रत्ना के पास गई और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। राजेश ने हाथ जोड़कर रत्ना से माफ़ी मांगी। रत्ना बोली, तुम्हें माफ़ी कैसे मिल सकती है? तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने रिश्ते का अपमान किया। आज तुम अपनी माँ के कहने पर आए हो मुझसे माफ़ी मांगने। हो कौन जानता है, कल फिर तुम ऐसी गलती दोबारा करोगे। जिस रिश्ते में विश्वास ना हो, मैं ऐसे रिश्ते में रहना नहीं चाहती। मुझे माफ़ करो। इतना कहकर उसने राजेश और उसकी माँ पर दरवाज़ा बंद करना चाहा। राजेश ने सोचा, हर तरीके से समझा कर देख लिया, अब जबरदस्ती करना पड़ेगा। वो दरवाजे के बीच में हाथ देता हुआ बोला, तुम ऐसे मुझसे रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? ना तो मैंने शादी में दहेज लिया, ना ही कोई सामान, यहाँ तक कि मैंने शादी में इतने पैसे खर्च किए। अब तो वो मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। सही कहती थी मेरी माँ, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, चुपचाप घर चलो। उस रोज रत्ना ने सब्र की वो चौखट पार की जो वो करना नहीं चाहती, और एक जोरदार तमाचा राजेश को जड़ दिया। ये देखकर उसकी माँ हैरान रह गई। वो कुछ कहती उसके पहले ही रत्ना ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं कि बड़ों का अपमान ना करे, परंतु उन्होंने ये भी सिखाया कि कभी भी अन्याय मत सहो। अगर आप दोनों में से किसी ने भी जरा सा भी मेरा अपमान किया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। अभी बेटे को तमाचा मारी हूँ, दूसरा आपके गाल पर छप जाएगा, इतना याद रखिएगा। रत्ना ने राजेश को धक्का देते हुए पीछे हटाया और बोली, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी नज़रों के सामने मत आना। और आज जो तुमने किया है उसका तो तुम्हें ऐसा हर्जाना देना होगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कहकर रत्ना ने दरवाज़ा बंद कर लिया और तुरंत पुलिस को कंप्लेंट कर दी। आखिर खाली हाथ राजेश और उसकी माँ को लौटना पड़ा।
जब तक राजेश अपने घर पहुंचा, पुलिस वहां आ चुकी थी। उसे पकड़कर ले गई। पहले तो 2-3 दिनों तक उसकी खूब अच्छे से पिटाई हुई। फिर उसकी माँ ने जैसे तैसे करके बेटे की बेल करवाई। राजेश बाहर निकला। उसके कुछ ही दिनों बाद रत्ना ने राजेश को तलाक दे दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि जीवन की नई शुरुआत इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। अपने जीवन में बढ़ती गई और आगे चलकर जीवन की नई शुरुआत भी की। पर राजेश आज भी अकेला है। उसकी पुरानी नौकरी भी छूट गई, जिसकी दोषी मंजू जी खुद को समझती हैं। मित्रों, हमारे समाज में बेटों को यह एहसास नहीं होता कि जब ये दूसरे की घर की बेटियों को ब्याह कर लाते हैं तो वो भी उस घर की बेटी बहू सब कहलाती है। क्या अधिकार जता कर ही रिश्ते की मजबूती परखी जा सकती है? क्या प्यार से दूसरे के घर की लड़की को अपने घर की लड़की नहीं माना जा सकता? अगर ऐसा हो जाए तो एक बहू को एक माँ और एक सास को एक बेटी मिल जाएगी और घर परिवार हंसी खुशी रहेगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।